हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी TRE 3.0 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अब तक आप लोगों को मालूम चल चुका होगा कि जो TRE 3.0 के लिए डेट अनाउंस हो चुका है और वो डेट है 19 जुलाई से 22 जुलाई तक। तो अब समय ज़्यादा नहीं है और जो समय आपको लग रहा है यह समय किस दिन कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बिना देरी किए हुए आज से ही पूर्ण रूप से प्रयासरत हो जाइए कि TRE 3 में ही हमें रिजल्ट लेना है। अब तक जो मेरा वीडियो आप लोगों ने देखा है, उम्मीद है कि आगे भी आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न मेरे वीडियो में आप लोग देखते हैं ये रेयर वीडियो है। प्रश्न सभी प्रकार के प्रश्न पत्र में 3 कोटि के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो इजी होता है, वो जो सबके लिए आसान होता है। एक मॉडरेट होता है, जो कुछ विद्यार्थी को आसान लगता है, कुछ विद्यार्थी को भारी लगता है। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके स्टैंडर्ड अच्छी होती है। उस प्रकार के प्रश्न सभी से नहीं बनते हैं, लेकिन जो बढ़िया स्टैंडर्ड के प्रश्न जो विद्यार्थी भी बना कर आते हैं उसके रिजल्ट की गारंटी मैक्सिमम हो जाती है। तो मेरा यह प्रयास रहता है कि एक अच्छे स्टैंडर्ड के प्रश्न को मैं आपके बीच रखूं, ताकि आप यदि इन प्रश्नों में से कोई प्रश्न आ जाता है 3, 4, 5 भी, तो आपका रिजल्ट सिक्योर हो जाएगा। इसी प्रयास से मैं थोड़े स्टैंडर्ड अच्छे प्रश्न को लेकर के आपके बीच उपस्थित होता हूं। कॉमन प्रश्न तो आप हर जगह देख ही रहे हैं, तो थोड़ा स्टैंडर्ड प्रश्न को भी देखना जरूरी बनता है। और स्टैंडर्ड प्रश्न के लिए मैं आपके साथ शाही पाठशाला के पर उपस्थित होता हूं। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर के जनरल स्टडीज सेक्शन के लिए मैं 40 प्रश्न लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ करता हूँ। यहाँ पर पहला प्रश्न है, 31 नंबर से शुरू होता है और 70 नंबर तक हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को द लायन ऑफ बॉम्बे के नाम से जाना जाता है? द लायन ऑफ बॉम्बे के नाम से किसको जाना जाता है? फिरोज शाह मेहता को, जस्टिस MG रनाडे को, और सी में है गोपाल कृष्ण गोखले, और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं सभी विकल्पों को बार बार नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आंसर पर आ जाऊंगा, क्योंकि समय बिताना हमारा उद्देश्य नहीं है। इसलिए आगे से नेक्स्ट प्रश्न जो होगा वो सिर्फ मैं आंसर बता दिया करूंगा, उसके थोड़े थोड़े एक्सप्लेनेशन भी करवा दिया करूंगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। ठीक है, द लायन ऑफ बॉम्बे जो है ये फिरोज शाह मेहता को कहा जाता है। ये एक फारसी नेता थे और पेशे से वो वकील भी थे। कानून की सेवा के लिए उन्हें भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो यहाँ से यह प्रश्न भी बन सकता है कि ब्रिटिश सरकार ने जो है कि नाइट की उपाधि किसको प्रदान की थी? तो इसका भी जवाब हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। ठीक है, तो द लायन ऑफ बॉम्बे किसको कहेंगे? फिरोज शाह मेहता को। और ब्रिटिश सरकार के द्वारा नाइट की उपाधि किसको प्रदान की गई थी? फिरोज शाह मेहता को। ठीक है, और फिरोज शाह मेहता के बारे में जानिए कि इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 1890 ईस्वी में जब कलकत्ता में अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी। यह भी याद रखना है कि एक अधिवेशन कांग्रेस के जो कलकत्ता में हुआ था 1890 में होता है, ये फिरोज शाह मेहता इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है? 32 नंबर, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा कब दी गई थी? ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और मैक्सिमम स्टूडेंट को पता भी होता है, लेकिन डेट कभी कभी आप लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे दे रखा है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न का उत्तर पता होगा। तो 23 मार्च 1931, यहाँ पर विकल्प सी सही है। 23 मार्च 1931 एक ऐसा दिन होता है जो भारतीयों के लिए निश्चित ही दुख का दिन होता है, और इसी दिन 23 मार्च को ही हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। कुछ विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर 30 जनवरी को भी हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं और 23 मार्च को भी हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। तो हाँ, ये बात सही है कि हम भारतीय 2 दिन, एक बार 30 जनवरी को और एक बार 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, तो उस दिन भी हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की पुण्यतिथि है, शहादत दिवस है। तो इस दिन भी हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं।
इन तीनों को यहाँ से एक छोटा डिस्कशन भी ले लेते हैं। इन तीनों को फांसी की सज़ा क्यों दी गई थी? तो दो इल्ज़ाम इन लोगों पर था। एक तो था कि नेशनल असेंबली के ऊपर बम फेंके जाने की, और दूसरा था जॉन सैंडर्स की हत्या का आरोप था। ये दो कारणों से, दोनों याद रखिएगा, जॉन सैंडर्स की हत्या का आरोप भी था और असेंबली में जो है बम फेंकने का आरोप था। इसी कारण से इन लोगों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। हालांकि इनकी फांसी की जो तारीख है वह 24 तारीख को मुकर्रर किया गया था, लेकिन सही वक्त से एक दिन पहले ही इन तीनों को फांसी दे दी गई थी, क्योंकि भारत में लोगों में आक्रोश भरा हुआ था। तो इस आक्रोश को देखते हुए अंग्रेजों ने एक दिन पहले ही फांसी की सज़ा दे दी थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था? तो पाकिस्तान शब्द का सबसे पहली बार जो प्रयोग किया था, इसका नाम है चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ये एक पाकिस्तानी राष्ट्रवादी थे। पाकिस्तान शब्द का तात्पर्य जो होता है भारत की 5 उत्तरी इकाइयाँ। पाकिस्तान शब्द का क्या अर्थ हुआ? भारत की 5 उत्तरी इकाइयाँ, अर्थात पंजाब है, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत है जिसको अफगान प्रांत भी कहते हैं, कश्मीर है, सिंध है तथा बलूचिस्तान है। ये 5 प्रांत को मिला करके पाकिस्तान शब्द जो है गढ़ा गया था। और यहाँ से एक प्रश्न आपको विकल्प ए में जो है इसको कायदे आजम भी कहते हैं। तो बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि कायदे आजम जो है किस व्यक्ति का उपनाम है? तो ये हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद अशफाक खान के बारे में जानिए कि काकोरी ट्रेन डकैती का आरोपी जो थे वो अशफाक उल्ला खां ही थे। ठीक है, तो अशफाक उल्ला खां इसका पूरा नाम होता है। तो अशफाक उल्ला खां काकोरी ट्रेन डकैती में ये मुख्य आरोपी थे और इन्हें 9 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी हो जाती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्या कहता है? बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, यहाँ से कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है। यदि पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, ठीक है, तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। ये घोषणा की गई थी, लागू इस दिन नहीं हुआ था। लेकिन यदि लागू होने की बात करें कि बंगाल विभाजन लागू कब हुआ, प्रभावी कब हुआ, तो ये जवाब हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को। ये दोनों बातें आप लोग याद रखना है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, तो 19 जुलाई 1905 को, और यह लागू कब हुआ यानी प्रभावी कब हुआ, तो प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। आप लोगों को जानकारी हो कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, आइए। और बंगाल विभाजन किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। आइए इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न 35 पर। 35 हमारा प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका गीत गोविंद, इसके रचिता जयदेव है, ये बिल्कुल सही है। मालविकाग्नि मित्रम जो है यहाँ पर लिखा हुआ है तुलसीदास, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि मालविकाग्नि मित्रम जो है यह कालिदास की प्रमुख रचना है। तो यहाँ पर तुलसीदास नहीं होगा बल्कि क्या होगा? कालिदास। पूछा था कि कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर उत्तर मिल चुका है कि विकल्प बी जो है यह सुमेलित नहीं है। मालविकाग्नि मित्रम जहाँ पर लिखा हुआ है तुलसीदास, वहाँ पर होना चाहिए कालिदास। ठीक है, उसके बाद राज तरंगिनी आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि यह कलहन द्वारा लिखा गया है, कलहन की रचना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद आधुनिक बिहार में स्थित है? तो 3-3 का यहाँ पर प्रत्येक ग्रुप में रखा गया है, तो आपको उस ग्रुप का चयन करना है जो महाजनपद जो है आधुनिक बिहार में स्थित है। तो आप लोगों को यहाँ पर विकल्प बी दिखाई दे रहा है। अंग, मगध और बज्जी, ये तीनों महाजनपद जो है वह आधुनिक बिहार में स्थित है। अंग महाजनपद जिसकी राजधानी भागलपुर और मुंगेर जो है कि क्षेत्र हुआ करता था और उसकी राजधानी कहाँ पर है? चंपा। मगध जिसका क्षेत्र गया, नवादा, औरंगाबाद आदि था।
और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मगध की राजधानी कहाँ थी, राजगिरी या गिरिव्रज भी इसको बोलते हैं। मगध की राजधानी कहाँ पर, राजगिरी या गिरिव्रज। और वत्स की राजधानी कहाँ पर है, कौशाम्बी। अवंती की राजधानी उज्जैन। अंग महाजनपद की राजधानी हो गया चंपा। और यहाँ पर मगध हो गया बज्जी। बज्जी संघ की जो राजधानी थी ये वैशाली थी, जो वर्तमान में पटना के उत्तर में स्थित है। और दुनिया का यह पहला गणतंत्र था। वैशाली के बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया का पहला गणतंत्र था। मगध आप लोगों को अवंती का उज्जैनी हो गया। और पंचाल की राजधानी जो है, यहाँ पर जो पंचाल है, पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित है। वर्तमान की स्थिति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो है वो पंचाल था उस समय का। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो यहाँ पर उत्तर हो गया विकल्प बी, अंग, मगध और बज्जी। अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज और बज्जी की राजधानी वैशाली। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 37 पर। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी थे। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। खालसा पंथ की स्थापना सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। 9 अप्रैल 1699 गुरुवार बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में किया था, जो वर्तमान में पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी के जो है बाद 10वें और अंतिम सिख गुरु थे। ध्यान रखना है, गुरु गोविंद सिंह अपने पिता तेग बहादुर जी के बाद 10वें और अंतिम गुरु थे। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए गुरु नानक देव पहले सिख गुरु थे, जो विकल्प ए में आपको दिखाई दे रहा है। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे। और आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता अर्जुन देव थे। ठीक है, विकल्प बी में आपको अर्जुन देव भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। जैसे कि अभी प्रश्न है ना, खालसा पंथ के संस्थापक कौन, तो यहाँ पर जवाब हो गया गुरु गोविंद सिंह। इसी प्रकार से प्रश्न हो सकता है कि आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव से रिलेटेड एक और प्रश्न बनता है कि गुरु अर्जुन देव को किसने जो है कि फांसी की सजा दे दी थी? तो मुगल बादशाह जहांगीर था जिन्होंने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा सुनाई थी और फांसी दे दी थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है? तो भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है? तो सही जवाब हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, जिसको अंग्रेजी में अलुवियल मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को जिस प्रकार से हम लोग रेगुड़ काली मिट्टी बोलते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से अलुवियल मिट्टी बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी को। यह मुख्यतः उत्तरी मैदान में पाई जाती है। काली मिट्टी को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेगुड़ मिट्टी। ठीक है, और काली मिट्टी के लिए बहुत कॉमन प्रश्न है, साधारण प्रश्न है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो सही जवाब हो जाता है काली मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी जो है यह पूर्वी तथा पश्चिमी घाट में पाई जाती है, काली मिट्टी। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 हमारा प्रश्न कहता है कि अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य क्षेत्र के स्थित में मालवा का पठार जो है स्थित है। विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब हो रहा है कि अरावली और विंध्य पर्वत क्षेत्र के बीच में जो है कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार। जैसा कि जानते हैं कि अरावली पर्वत राजस्थान के क्षेत्र में है और यह भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। और विंध्य क्षेत्र जो है यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमा पर आता है। तो विंध्य पर्वत क्षेत्र और अरावली क्षेत्र के जो बीच में है यह मालवा का पठार स्थित है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है? सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है? तो सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान वह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आप लोगों को मालूम हो कि विकल्प ए पर मैं थोड़ी चर्चा कर लूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उड़ीसा। उड़ीसा में
3 जो है वह मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, दूसरा है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। तो ये तीनों जो है उड़ीसा से रिलेटेड है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात करूँ तो मध्य प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट बात को सुन लिया जाए। देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, वह आपका मध्य प्रदेश में है। देश में यदि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पूछ दे, वन स्थिति पूछ दे, तो वह सब कहाँ पर है, आपका मध्य प्रदेश में। और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा, जैसे बांधवगढ़ है, पेंच है, कान्हा किसली है, ये सब जो है कि प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, पेंच मध्य प्रदेश में, कान्हा किसली मध्य प्रदेश में, और भी बहुत है लेकिन ये प्रमुख है जो ज़्यादातर पूछे जाते रहे हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं 41 पर। यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भारत की सबसे पुरानी नस्ल है। तो यहाँ पर ये नहीं बोला गया है किसका नस्ल, तो जब नाम स्पष्ट ना हो तो आप समझिए कि मानव के बारे में कहा गया है कि भारत में जो मानव की बहुत सारी नस्लें हैं, इसमें जैसे जनजाति जिसको बोलते हैं आप, तो अलग अलग जनजातियों के लिए अलग अलग नस्ल है। तो सबसे पुरानी नस्ल कौन सी है, तो भारत के लिए सबसे पुरानी नस्ल जो है वो नेग्रिटो होता है, जो वर्तमान में अंडमान निकोबार में निवास करती है, और यह अब जो है कि लगभग विलुप्त हो चुकी है। इसकी बहुत कम प्रजाति जो है, इसकी बहुत कम नस्लें जो है शेष है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो गया, नेग्रिटो। तो भारत की सबसे पुरानी नस्ल को आप लोग याद रखेंगे, नेग्रिटो जो है भारत की सबसे पुरानी नस्ल है, और ये कहाँ पाई जाती है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है कि ये निवास करती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पर। 42 हमारा प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को इंगित कीजिए। तो जो भी जोड़ा गलत होगा वही उत्तर होगा, ये ध्यान में रखेंगे। तो गलत जोड़े को इंगित करने की बात हुई है। गलत जोड़ा यहाँ पर देखेंगे, सोलाल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर, तो सोलाल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर ये ठीक है। अब एक कोयल कारो प्रोजेक्ट बिहार में, तो कोयल कारो प्रोजेक्ट कभी यह प्रश्न सही हुआ करता था, लेकिन अब यह प्रश्न गलत है। क्यों, 2000 के पहले यह प्रश्न सही था, लेकिन 2000 में आप लोग जानते हैं कि 16 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से कटकर एक नया राज्य झारखंड बना, और कोयल कारो प्रोजेक्ट कहाँ चला गया, झारखंड में चला गया। वर्तमान में यह झारखंड में स्थित है। उसके बाद तानाकुर प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पर स्थित है, तानाकुर प्रोजेक्ट जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपसे पूछा था कि गलत जोड़े को इंगित कीजिए, यहाँ पर विकल्प बी जो है वह गलत जोड़ा है, बिहार के बदले क्या हो जाएगा, झारखंड। तो यही आपका सही उत्तर भी होता है। आइए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है, और भारत के पश्चिम में गिरने वाली 2 ही प्रमुख नदियां हैं, वो है नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती जो पश्चिम में गिरती है अरब सागर में गिरती है, और बाकी नदियां क्या है कि पूरब में बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, जो अरब सागर में नहीं गिरती है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 44 पर। 44 हमारा क्या कह रहा है, जोंगसोंग चोटी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, जोंगसोंग चोटी। तो जोंगसोंग चोटी जो है यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है, भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। विकल्प ए पर यदि बात करूं कि पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये संदकफू जो है, संदकफू ये आपका पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। और मणिपुर की यदि सबसे ऊंची चोटी की बात करूं तो माउंट टेम्पू जो है, माउंट टेम्पू ये पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन जोंगसोंग यदि बात करूं तो ये सिक्किम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, जोंगसोंग चोटी। आइए चलते हैं 45 पर कि ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जो भी शब्द ग्लेशियर निक्षेप के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ग्लेशियर निक्षेप के लिए कौन से शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप लोगों को बता दूँ, स्केर्री जो है
एस्केरी शब्द का प्रयोग ग्लेशियर निक्षेप के लिए नहीं किया जाता है। एस्केरी ग्लेशियर निक्षेप को नहीं बल्कि छोटे पथरीले द्वीप को कहा जाता है। एस्केरी ग्लेशियर निक्षेप को नहीं कहते हैं बल्कि किसको कहते हैं? छोटे पथरीले द्वीप को कहते हैं। यहाँ मानव जीवन यापन जो है कि बिल्कुल भी संभव नहीं है या बहुत कम संभव है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो B.R. अम्बेडकर, ये तो अध्यक्ष साहब ही थे, बिल्कुल थे। अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी थे, और गोपालाचारी जो है तो चक्रवर्ती गोपालाचारी अयंगर जो है ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूँ कि उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प डी जो है आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। याद रखना है ये संख्या, अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? 7। और अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, यानी B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न हो जाता है, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ निम्न में से क्या है? संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ निम्न में से क्या है? तो सही उत्तर हो जाता है विकल्प बी, राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। यानी संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ होता है कि राजा संविधान द्वारा प्रदत्त यानी संविधान द्वारा प्रदान की गई शक्ति का प्रयोग कौन करेगा? राजा। तो ये हो गया विकल्प बी, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ हो जाता है राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट 48 है, निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? तो किस मामले में न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, S.R. बोम्मई मामला। आइए नेक्स्ट चलते हैं 49 पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश किस देश से लिया गया है? एक तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक भाग 3 मौलिक अधिकार की चर्चा है, और मौलिक अधिकार हम लोग अपने संविधान में अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं, इतना तो मालूम है। लेकिन अब जो यहाँ पर प्रश्न बना है ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आपको यहाँ जानना होगा कि क्या सही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, बहुत सूक्ष्म प्रश्न इसको कह सकते हैं। प्रश्न जितना भी अब तक आप लोग देख चुके हैं, पहले के वीडियो में भी जो देख चुके हैं, वो बहुत ही उच्च कोटि के प्रश्न हैं। तो बहुत मेहनत से प्रश्न का इकट्ठा किया जा रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि वास्तव में ऐसा है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दिया कीजिए, उंगली को कष्ट देना है, और लगे कि ठीक ठाक है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कुछ आपका जाता नहीं है। मेरा तो एक सब्सक्राइबर आप बन जाते हैं, लेकिन आपका कुछ कम नहीं होगा, और भलाई का बदला भलाई मिलेगा। चलिए, तो जो भी हो, आपको मैं ज़्यादा डरा नहीं रहा हूँ, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करेंगे। आइए चलते हैं प्रश्न पर। तो मैं कह रहा था कि प्रश्न बहुत सूक्ष्म है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता अथवा समता जो वाक्यांश है किस देश से लिया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर इनमें से कोई नहीं, उनमें से कोई नहीं, ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और हम जानते हैं कि हमारा जो मौलिक अधिकार है ये हम लोग अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं। अब यहाँ पर जो सूक्ष्म अंतर है उस पर मैं बात करता हूँ। कानून के समक्ष समानता ये हम लोग ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए हैं। हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा और अनुच्छेद 14 के अंतर्गत 2 बातें सामने आती है। एक आता है कानून के समक्ष समता या समानता, और दूसरा आता है कानून के समान संरक्षण। कानून की जगह कभी कभी विधि शब्द का प्रयोग आपको मिल सकता है, विधि के समक्ष समानता अथवा विधि के समान संरक्षण। तो दोनों बातों का जिक्र है। एक तो विधि के समान
यानी कानून के समक्ष समानता की भी बात कही गई है, दूसरा कानून के समान संरक्षण की भी बात की गई है। दोनों अवधारणाएं जो है कि अनुच्छेद 14 में है। दोनों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। पहली अवधारणा कानून के समक्ष या विधि के समक्ष समानता की बात है, जो ब्रिटिश व्यवस्था के आधार पर भारतीय संविधान में लाया गया है। इसका अर्थ यह होता है कि सभी न्यायालयों द्वारा, सभी जो न्यायालय है उसके द्वारा प्रशासित कानून के सामने सभी व्यक्तियों को एक समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, सरकारी अधिकारी हो या गैर सरकारी व्यक्ति हो, सबके लिए कानून जो है एक समान व्यवहार करेगा। ठीक है। उसके बाद दूसरी अवधारणा क्या है? दूसरी अवधारणा है कानून का समान संरक्षण, यानी कानून का जो समान संरक्षण सबों को प्राप्त होगा। ये अवधारणा अमेरिका से प्रेरित है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कानून द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार और जो दायित्व है, इसके संदर्भ में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और सभी व्यक्तियों के लिए एक ही तरह के कानून एक जैसा प्रयोग किया जाएगा। तो विशेष प्रश्न है ये, बहुत सूक्ष्म स्तर पर अंतर है, ये याद रखेंगे। इसको नहीं समझ में आता है दोबारा सुन लीजिए, तिबारा सुन लीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पर। संविधान निर्माताओं की सोच और उनके आदर्श निम्न में से किसमें परिलक्षित होते हैं? तो संविधान निर्माताओं की सोच और उसके आदर्श जो है ये संविधान की प्रस्तावना में परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है। आइए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। सामाजिक न्याय से तात्पर्य क्या है? तो सामाजिक न्याय से जो तात्पर्य है वो विकल्प सी में लिखा हुआ है। सामाजिक न्याय का मतलब होता है जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, यही अर्थ होता है सामाजिक न्याय का। ठीक है, सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को मिटा देना है, समाप्त कर देना है। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। निम्नलिखित में से कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है? अलग अलग प्रकार के 3 प्रमुख केस की यहाँ पर चर्चा की गई है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ। यहाँ पर तीनों महत्वपूर्ण केस है, लेकिन यदि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य की बात हम करें तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 में सर्वोच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई होती है और न्यायालय यह कहता है कि संसद किसी भी मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकता है। ये किसने कहा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में 1967 में सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार के मामले में कटौती नहीं कर सकता है। जो लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त है वह प्राप्त है, इसको संसद कुछ भी करके इसमें कोई कटौती नहीं कर सकता। तो यही पूछा गया था आपसे प्रश्न कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा मामला है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला जो है ये 1967 में निर्णय आया था और ये आपका विकल्प ए में है, जिसमें मौलिक अधिकारों से बात आती है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है कि मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो मामला है वह गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है, जिसमें कहा था कि किसी भी स्थिति में संसद जो है कि लोगों का मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है? पहला है विकल्प ए मूल रोम की कोशिका। इसका डिटेल जानना चाहिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूल रोम जड़ की जो पतली पतली रेशें होती है ना, उसी को मूल रोम कहा जाता है। ठीक है, तो मूल रोम की जो कोशिकाएं है उसमें केंद्रिका होती है। मूल रोम की कोशिका में क्या हुआ? केंद्रिका होती है। ये क्या करता है कि परासरण दाब के द्वारा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब के द्वारा भूमि जल को ग्रहण कर लेती है
और परासरण दाब के द्वारा जो भूमि जल को ग्रहण करती है वह कौन सी क्रिया होती है? विसरण की क्रिया, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये दोनों प्रश्न याद रखेंगे, क्योंकि इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको व्याख्या करवा भी रहा हूँ। पूछा जाएगा कि मूल रोम के द्वारा जल किस दाब के द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो आपको अंग्रेजी में जवाब हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, और हिंदी में हो जाएगा परासरण दाब के द्वारा। और यदि पूछ देगा किस क्रिया के द्वारा, तो आप कहेंगे विसरण की क्रिया के द्वारा, डिफ्यूजन की क्रिया के द्वारा मूल रोम जो है कि जल को ग्रहण करते हैं, और जल के साथ साथ जल में उपस्थित जो भी पोषक तत्व है खनिज लवण के रूप में, ठीक है, खनिज आयन के रूप में वो भी ग्रहण करता है। दूसरा है आपका लाल रक्त कण। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लाल रक्त कण, जिसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है, लाल रक्त कण का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लाल रक्त का काम भी आपको याद रखना चाहिए, तो यह गैसों और पोषक तत्वों के आदान प्रदान में सहायक होता है। लाल रक्त का मूल काम क्या है? गैसों के आदान प्रदान, गैसों के साथ साथ पोषक तत्वों के आदान प्रदान में भी ये सहायक होता है। और तीसरा क्या है? तीसरा आपका मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है इसको जैसे कि लाल रक्त कण का दूसरा नाम जो है एरिथ्रोसाइट भी है, उसी प्रकार से WBC का दूसरा नाम मोनोसाइट है, ठीक है। यहाँ श्वेत रक्त कण के बदले क्या लिखा हुआ है? मोनोसाइट लिखा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोनोसाइट जो है यानी श्वेत रक्त कण जो है ये शरीर में प्रतिरक्षी प्रणाली को बनाए रखता है, इसमें केंद्रक होता है, यानी मोनोसाइट में भी केंद्रक होता है, मूल रोम की कोशिकाओं में भी केंद्रक होता है, जबकि लाल रक्त कण या लाल रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। मेलानिन किसे कहते हैं? तो मेलानिन जो है यह त्वचा के रंग का निर्धारण करता है, ठीक है। मानव में त्वचा, बाल, आँख आदि का रंग निर्धारण में यही मेलानिन जो है सहायक होता है। तो आपको प्रश्न यहाँ पर पूछ दिया गया है कि मेलानिन किससे बना होता है? तो मेलानिन जो है यह टायरोसिन का बना होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जानवरों में मेलानिन जो है यह टायरोसिन नामक एक प्रकार से एमिनो एसिड होता है, उसी से बनता है। तो जानवरों में कहने का मतलब नहीं है, बल्कि जंतुओं में है। और जंतु की यदि बात करें, एनिमल की यदि बात करें, तो मानव भी, हम लोग दो प्रकार के विज्ञान पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं बॉटनी, जिसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं, दूसरा होता है जूलॉजी, जिसको जंतु विज्ञान कहते हैं। तो जंतु विज्ञान में हम लोग भी आ जाते हैं, ठीक है। तो जंतुओं में मेलानिन जो है वह टायरोसिन नामक एक प्रकार का एमिनो एसिड है और इसी से बना होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 पर। 55 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है? तो आप लोगों को याद होगा कि विटामिन डी जो है, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, डिकैल्सीफेरॉल, इस प्रकार से याद रखेंगे, डिकैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम डिकैल्सीफेरॉल है, ठीक है। तो ये एक प्रकार के हार्मोन की तरह भी काम करता है। और विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो गया? टेकोफेरॉल। और विटामिन सी की यदि बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। सभी खट्टे फलों में पाया जाता है, नींबू, संतरा, नारंगी, ये सब जो है विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 पर। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? तो आप लोगों को यह भी बहुत अच्छे से मालूम है कि पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल का बहुत इंपॉर्टेंट घटक होता है मैग्नीशियम। इसी मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण प्रकाश को जो है कि पत्ती ग्रहण कर पाता है। यदि मैग्नीशियम ना रहे तो पौधों की पत्तियों प्रकाश को ग्रहण ही नहीं कर पाएगी। तो मैग्नीशियम जो है कि क्लोरोफिल का बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कि जानते हैं कि सेल का पावर हाउस होता है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। और राइबोसोम को यदि बात करें, यदि कभी पूछ लिया जाए कि राइबोसोम क्या होता है, तो ये जो होता है प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय स्थल होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, तो राइबोसोम में प्रोटीन निर्माण होता है। कोशिका के राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन निर्माण होता है, यह प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल होता है।
आइए फिर चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर सही जवाब हो गया विकल्प ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पर। ग्राफीन क्या है? ठीक है, ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन दुनिया का सबसे पतला पदार्थ है। ग्राफीन क्या है? दुनिया का सबसे पतला पदार्थ है। ये एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है और यह चूँकि बहुत पतला है, यह केवल एक परमाणु जितना मोटा होता है। ठीक है, तो यह नैनो संरचना, कार्बन की क्या है? नैनो संरचना है। विकल्प बी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है कि ग्राफीन जो है यह दुनिया का सबसे पतला पदार्थ है, एक परमाणु के बराबर मोटा होता है और इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? कार्बन की यह नैनो संरचना है। फिर है 58, सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? तो ये एक कॉमन प्रश्न है, बहुत एडवांस प्रश्न नहीं है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग सोडा वाटर बनाने में किया जाता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। गैस को किस विधि द्वारा तरल में परिवर्तित किया जाता है? गैस एक्चुअली जानते हैं हम लोग कि गैसीय अवस्था में ही रहेगा, गैस है तो गैसीय अवस्था में होगा, लेकिन गैस तरल अवस्था में कैसे परिवर्तित होगा? तो इसका सही जवाब होगा दाब बढ़ाकर। यदि बहुत अधिक कंप्रेस किया जाए, दाब बढ़ा दिया जाए, तो गैस जो है वह तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर हो गया। 60 नंबर प्रश्न है, विश्व भर में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ज्वर रोधी जो दवा है वो कौन सी है? तो जैसा आप लोगों को भी मालूम होगा, आप लोगों का भी सर दर्द बुखार थोड़ा थोड़ा होगा तो आप लोग भी पैरासीटामोल ले आएंगे। तो हम ही लोग सिर्फ नहीं लाते हैं, बल्कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली जो बुखार की ज्वर रोधी दवा है, बुखार को रोकने वाला, ज्वर मतलब होता है बुखार, तो बुखार को रोकने वाला जो दवा है वो है पैरासीटामोल। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पर। मैथमेटिक्स आ गया है, कह रहा है कि एक जीवा डी क्या है? एक जीवा है और के डी एक वृत्त का छेदक है। छेदक का मतलब होता है इस प्रकार से, जैसे डी हुआ फिर आगे बढ़ा दिए, ये होगा डी, ये हो गया ई और ये हो गया के, इसी को छेदक बोलते हैं। के डी 9 है, के डी 9 है, यानी कि के और डी पूरा यहाँ से यहाँ तक के डी जो है ये 9 है और डी ई कितना है? तो डी ई है अपना 7, डी ई कितना है? डी ई ये वह 7 और ये पूरा हो गया 9 और के एच बिंदु पर ये देखिए इस प्रकार से एगो स्पर्श रेखा है, ये यहाँ पर एच है। ठीक है, तो आपको पूछा है के एच ज्ञात कीजिए। तो के एच बराबर, यदि के एच स्पर्श रेखा से के बिंदु तक की दूरी आपको ज्ञात करना है तो के डी गुना जो है के डी और गुना के ई होता है। क्या होगा? के डी गुना के ई, और के डी और गुना के ई यदि करते हैं तो विकल्प में नहीं था इसलिए मैं थोड़ा रुक रहा था, तो 9×63 होता है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रश्न में ये मिस्टेक हो सकता है कि यहाँ पर के ई बराबर जो है 9 होगा। ठीक है, यदि के ई बराबर 9 करते हैं तो अब प्रश्न आपका विकल्प भी सही हो जाएगा। तो के ई बराबर यानी कि यहाँ पर ये जो है ये 9 है, यहाँ पर से हटा देते हैं। तब आपको यदि के डी पूछें तो यहाँ पर के एच, ये के एच बराबर क्या हो जाएगा? के डी और गुना डी ई। तो के डी बराबर कितना हो जाएगा? 9 और 7 16 और डी ई आपको पहले से ही 7 है, तो 16 और गुना 7, 16 और गुना 7 नहीं 16 और गुना 9 होना चाहिए था। मैं आपको सूत्र ठीक से बता देता हूँ, प्रश्न में हो सकता है त्रुटि रहे, लेकिन मैं सूत्र बता देता हूँ। जब कभी भी इस प्रकार से आए प्रश्न आपको तो आप सूत्र याद रहेगा तो बना सकते हैं। इस प्रकार का प्रश्न है, ये डी है, ये ई है, ये के है, ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एच है और के एच आपसे पूछा गया है। ठीक है, के एच मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। के एच आपको पूछा गया है, तो के एच बराबर क्या हो जाएगा? के डी गुना के ई, के डी गुना के ई। ऐसा यदि आप कर लेते हैं तो के डी यहाँ पर आपका 9 दिया हुआ है और के ई जो है वो आपका 9 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा, ये हो गया 9 और ये हो जाएगा 7, नहीं 9 में से 7 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 2, तो 9 दूना 18 ही होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर इसके अनुसार 18 उत्तर हो जाता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आप उत्तर ले सकते हैं। आइए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। 62 आपका जो प्रश्न है बहुत ही शानदार जानदार है। यहाँ पर एक ही बात सीखना है, दो बात सीखना है, एक नहीं दो। एक कि यदि इस प्रकार का प्रश्न रहे तो सबसे पहला काम करेंगे हम कि बेस को यानी आधार को बराबर करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं बराबर का चिन्ह दिया हुआ है और बराबर के दाहिने तरफ कुछ लिखा हुआ है, बराबर के बाईं ओर कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम करेंगे आधार को बराबर करना। आधार बराबर कैसे करेंगे, आइए इसको पहले सीखते हैं। आधार को बराबर करने में जैसे कि यहाँ पर 7/9 है, 49/81 को 7 का स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। चलिए ये तो 7/9 ठीक हो रहा है, लेकिन 9/7 यहाँ पर शुरू में लिखा हुआ है 9/7। तो आप लोगों को मालूम हो तो ठीक है, नहीं तो अभी एक बात सीख लीजिए कि यदि आप बेस का उल्टा कर देते हैं, जैसे 7/9 को हम 9/7 को हम लिख देते हैं 7/9। देखिए यहाँ 9/7 है और मैंने लिख दिया 7/9, तो पावर जो है ना ये माइनस में हो जाता है। ठीक है, अभी क्या था 9/7 पर पावर 3 प्लस में हमने उल्टा दिया, 7 को ऊपर 9 को नीचे, ऐसा कर दिया और पावर जो पहले 3 था अब लिख दिया -3। उसके बाद ये जो आप गुना में देख रहे हैं 49/81, इसको लिख देते हैं 7 पर पावर 2 बटे 9 पर पावर 2, और इसको यहाँ पर ले लेते हैं इंटू 2x - 6। ठीक है, इसको गुना करेंगे 4x - 12 हो जाएगा। और यह भी जानते हैं गुना में पावर जुटता है। क्या होता है, गुना में पावर जुटता है। तो और देखिए बेस इधर भी बराबर हो गया और इधर भी 7/9 है, तो पावर भी बराबर हो जाएगा। तो इधर था आपका -3 और जुटता है, इसका मतलब हो गया 4x और -12 बराबर उधर है पावर 9। अब यदि इस दोनों को जोड़ेंगे तो 12 3 15 और 15 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो +15 हो जाएगा। 15 और 9 24 हो जाता है, और इस 4 से भाग देंगे 24 में तो 6 चौके 24 होगा, और ये 6 विकल्प ए का उत्तर हो जाता है। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि 2 वर्ष में कोई धनराशि जो है 1800 रुपये तथा 4 वर्ष में वही धनराशि 2552 रुपया हो जाती है। यहाँ रुपया लिखा हुआ नहीं है, लेकिन रुपया ही सोचेंगे, सॉरी 2 नहीं मिटाना है, रुपया लिखा हुआ सोचेंगे, हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपको ज्ञात करना है। ऐसा जो हो रहा है ना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हो रहा है, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करना है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोग जानते भी होंगे और जो नहीं जानते वो सीख लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जितना भी आपका एक वर्ष के ब्याज अमाउंट हुआ, मिश्र धन हुआ, जैसे कि इस वर्ष में ब्याज मिला करके अगले वर्ष मूलधन और ब्याज दोनों, उसको मिश्र धन कहेंगे। तो पूरे मिश्र धन पर अगले वर्ष ब्याज लगेगा, फिर मिश्र धन पर ब्याज लगेगा। तो सोचिए कि 2 वर्ष के बाद ये मिश्र धन है, रुपया हो जाता है, इसका मतलब ये मिश्र धन है। तो यहीं पर फिर से 2 वर्ष का ब्याज हुआ, 2 वर्ष का समय बीता और ये फिर बन गया 2595। तो हम यह भी कह सकते हैं कि कोई धनराशि 1800 रुपया 2 वर्ष के बाद 2595 हो जाती है। अब आपको बनाना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन पर ही ब्याज लगता है। तो यहाँ से आप बनाना, और जो प्रश्न लिखा हुआ ये बहुत भारी कर दिया है कि कोई धनराशि 2 वर्षों में इतना, 4 वर्षों में इतना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। और अब जो मैं बोल रहा हूँ कि कोई धनराशि जो 1800 रुपया है 2 वर्ष के बाद 2592 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ये आसान हो जाएगा। तो ब्याज की दर हम लोग कैसे जानते हैं कि A बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100 टू दी पावर T भी लिखता है कोई और N भी लिखता है, तो समय लिखता है, तो समय यहाँ पर अपने पास 2 वर्ष है। यदि इस P को हटाएंगे तो A बटे में हो जाएगा, A/P, और फिर से 1 + R/100 इस टाइप से हो जाएगा। तो क्या होगा कि A है अपना कितना 2592, ठीक है 2592, और P कितना है 1800, और 1 + R/100,
100, यहाँ 2 पावर है, तो इस पावर से ध्यान देना है। यदि इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 900, और इसको कटाएंगे तो हो जाएगा, 2 बार में कटा है तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 9 दूना 18 और 6 दूनी 12, 1296। ये 36 का स्क्वायर होता है 1296। यानी कि मैं एक बार फिर से कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लो, तो ये हो गया 36 का स्क्वायर और ये हो गया 30 का स्क्वायर। ठीक है, यदि इसको इस रूप में लिखना चाहें, ये इस पर स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो हम लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, 30/30 और प्लस 6/30, 30/30 प्लस 6/30। इसको कटाएंगे, ये हो जाएगा कि यहाँ पर 1, ये हो गया 1 प्लस 6 1 का 6, 6 पंचे 30। ये 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/5 जैसे 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100। यानी R का वैल्यू आपके पास हर स्थिति में क्या आ रहा है, 20%। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका 20%। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आप लोग बनाकर देखिएगा ना, बन जाएगा, और नहीं बोलिए नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं स्पेशल एक शॉर्ट वीडियो इसी पर बनाकर दे दूंगा। आइए नेक्स्ट चलता हूं मैं 64 पर। यदि किसी वस्तु के 15% लाभ एवं 15% हानि का अंतर रुपया में 480 रुपया है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सोचिए कि हानि से लाभ तक जाने का जो डिफरेंस है प्रतिशत में 30% का है और रुपया का अंतर है 480 रुपया। ठीक है, तो 30 बराबर 480, तो 0 से 0 कटाएंगे और 30 में कितना से गुना करेंगे जो 48 हो जाएगा, तो 16 या 48, तो 100% बराबर आपसे पूछा जा रहा है। यदि मूलधन पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो 100% बराबर हो जाएगा कितना, 1600 रुपया। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट प्रश्न है cos x प्लस sin x का मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान क्या होगा। तो इसका अधिकतम मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा विकल्प सी √2। उसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार, करंट अफेयर्स रिलेटेड प्रश्न पर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत के राजस्व घाटा रहने का अनुमान कितना लगाया गया है। तो बजट 2024-25 के अनुसार भारत का जो राजस्व घाटा है वह जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। 67 नंबर प्रश्न है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो किस वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी, डॉक्टर पुवुलूरी सुब्बाराव। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 डॉक्टर पुवुलूरी सुब्बाराव को प्रदान किया गया है। विकल्प बी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 है, समुद्र लक्ष्मण 2024 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ है। तो ये भारत और मलेशिया के बीच संपन्न हुआ है समुद्र लक्ष्मण। नेक्स्ट, और समुद्र है तो नौसैनिक अभ्यास है, इसमें कुछ तो समझने की बात है नहीं। हाल ही में किसने अरुणाचल में तीसरी बार मुख्यमंत्री, यानी अरुणाचल प्रदेश में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण किया है। तो ये पेमा खांडू ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद का जो है शपथ ग्रहण किया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री जो तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बनने के बाद जो केंद्रीय मंत्री बना है उस पर थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। तो इस प्रकार के भी करंट अफेयर्स आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये मतलब याद करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ऐसा नहीं कि चैनल के माध्यम से बोला जाए, तब अपने मन से ये सब ध्यान रखना है। आइए चलते हैं आज के लास्ट और अंतिम प्रश्न पर। 70 नंबर, भारत के उच्च न्यायालयों में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम का नाम क्या है। तो भारत के उच्च न्यायालय में जो है इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम को स्थापित किया गया है और इसका नाम है न्याय घड़ियाँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम जो उच्च न्यायालय में स्थापित किया गया है क्या है, न्याय घड़ियाँ। तो इतना याद रखेंगे और बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। अब तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।